औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट, जिसमें मैं कानून वरासत के बारे में डिस्कस करूंगा और किस वारिस का कितना हिस्सा है और वो हिस्सा निकलेगा कैसे, ये सारी चीज़ें मैं निकाल के, तो हर वारिस का जो हिस्सा होगा वो भी निकाल के बताऊंगा। क्योंकि एक भाई ने सवाल किया था कि बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं कि जिसमें बताया जाता है कि इस वारिस का इतना हिस्सा होगा, लेकिन जब हम खुद निकालते हैं तो ना तो अगर कोई रकम है तो उसमें से वो हिस्से निकलते हैं, हमें दुश्वारी पेश आती है, उसका सही तरीके से पता नहीं चलता, और ना ही कोई अगर प्लाट वगैरह हैं तो उनमें वो इससे निकालने की समझ आती है। लिहाजा दो वीडियोस ऐसी बना दें कि जिनमें हर वारिस का हिस्सा निकाल के बताएं कि अगर इतनी अमाउंट हो तो किस वारिस का किस तरीके से हिस्सा और कितना हिस्सा उसका बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं पहले जो अमाउंट है, कोई रकम है, तो उसमें से जो हिस्से निकाले जाते हैं लीगल एयर्स के, तो वो निकाल के बताऊँगा। फिर जो प्लाट का है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अगर प्लाट है तो उसके किस तरीके से हिस्से निकाले जाते हैं। जब किसी आदमी की डेथ होती है तो सबसे पहले उसकी जो छोड़ी हुई रकम है, उसका जो छोड़ा हुआ तरका है, उसमें से जब उसकी तदफीन होती है तो उसके जितने अखराजात होते हैं वो उस तरके में से, उसकी छोड़ी हुई रकम में से निकालते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कर्ज़ा, कि मरने वाले के ज़िम्मा जितना भी कर्ज़ा है वो उसकी छोड़ी हुई जायदाद में से, उसकी छोड़ी हुई रकम में से अदा किया जाएगा। एक तो कर्ज़ा ये होता है कि उसने किसी दूसरे आदमी से उधार रकम ली हुई थी, वो रिटर्न की जाएगी। इसके अलावा जो बेवा है, अगर उसका हक महर अभी तक उस मरने वाले ने अदा नहीं किया तो अब यहाँ पर कर्ज़ में बेवा का हक महर भी शामिल होता है। दूसरे नंबर पर जो उसकी प्रॉपर्टी में से कोई भी चीज़ निकाली जाएगी तो वो कर्ज़ होगा, और कर्ज़ में हक महर की रकम भी शामिल है, वो भी अदा करनी पड़ेगी। इसी मरने वाले की छोड़ी हुई रकम में से निकाली जाएगी और बेवा के हवाले हक महर किया जाएगा। अगर एक बेवा है या इससे ज़्यादा है तो जिसका जितना जितना हक महर है वो उसको अगर पे नहीं हुआ तो वो पे किया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर है वसीयत। मरने वाले ने अगर कोई वसीयत की हुई है तो अब जो बाकी रकम बच गई है या जितनी बाकी प्रॉपर्टी बची है तो उसमें से जो मरने वाले ने वसीयत की है, चाहे वो ज़ुबानी है या तहरीरी है, दोनों सूरतों में उस पर अमल किया जाएगा। और जो टोटल प्रॉपर्टी है मैक्सिमम उसका 1/3 जो है वो वसीयत की जाएगी। अब ये नहीं कि मरने वाले ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसी मदरसे में दे दें या किसी ट्रस्ट को दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। जो वसीयत होगी वो टोटल प्रॉपर्टी का 1/3, तीसरा हिस्सा मैक्सिमम, तीसरे हिस्से से ज़्यादा वो नहीं की जाएगी। अगर मरने वाले ने तीसरे हिस्से तक अगर वो की हुई है तो उस पर अमल किया जाएगा। आज की वीडियो में मैं चूँकि रकम में से जो लीगल एयर्स के हिस्से निकलेंगे तो वो निकालने का तरीका बताऊँगा, लिहाजा मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो मरने वाला था तो उसके पास टोटल रकम उस वक़्त 1,40,000 रुपये थे। 1,40,000 रुपये में से सबसे पहले उसका जो कफन दफन का ख़र्चा हुआ वो 5,000 हो गया। दूसरे नंबर पर जो कर्ज़ था, चाहे वो हक महर था या किसी आदमी से लिया गया था तो वो रिटर्न किया गया, वो भी 5,000 हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर वसीयत, मरने वाले ने वसीयत की हुई थी कि जो मेरी रकम है उसमें से 10,000 फ़लाँ मदरसे में दे दें। अब उस पर भी अमल हो गया। इसका मतलब है टोटल रकम कितनी निकल गई? 5,000 कफन दफन का ख़र्चा निकला, 5,000 हक महर या कर्ज़ की सूरत में जो था वो अदा कर दिया गया, और 10,000 वसीयत में चला गया। टोटल ये 20,000 हो गए। तो 1,40,000 में से ये 20,000 हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये रकम अदा हो गई। अब ये तकसीम जो वर्सा हैं उनमें नहीं होगी। तो ये 1,20,000 में से सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो मरने वाला है उसके वालिदैन, जो वालिद और वालदा, लेट्स सपोज कि वो दोनों ज़िंदा हैं,
तो हमने 1,20,000 में से जो टोटल रकम है, तो टोटल रकम में से सबसे पहले वालिदैन का हिस्सा निकालना है। वालिदैन का हिस्सा होता है 1/6 कि जो टोटल प्रॉपर्टी बाकी बची है उसका छठा हिस्सा। वालिद का भी छठा हिस्सा होता है, वालदा का भी छठा हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों का टोटल मतलब 1/6 हिस्सा होगा तो आपस में डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का अलग अलग से 1/6 हिस्सा निकलेगा। अब अगर हम 1/6 हिस्सा किस तरह निकालेंगे, जो अभी हमने कहा था कि मरने वाले की जो अब बाकी रकम बची है वो 1,20,000 है। तो सबसे पहले वालिद का निकाल लें। तो 1,20,000 को आप 6 पर तकसीम करें तो बाप का जो हिस्सा है वो निकल आएगा। तो 1,20,000 को 6 पर तकसीम करें तो 20,000 पे बनते हैं। वालिद का हिस्सा कितना आ गया? 20,000। अब फिर आपने 1,20,000 में से वालदा का हिस्सा जो 1/6 हिस्सा है वो निकालना है। तो वो भी इसी तरीके से निकालेंगे कि 1,20,000 को 6 पर तकसीम करेंगे तो वो भी 20,000 निकल गया। वालदा का भी 20,000 हो गया, वालिद का भी 20,000 हो गया। अब तीसरे नंबर पर आती है बेवा, कि मरने वाले की जो बेवा है उसका हिस्सा निकालना है। तो बेवा का हिस्सा 1/8 होता है। अब 1/8 किस तरीके से निकालना है कि वो भी जो टोटल बाकी अमाउंट बची है 1,20,000 वो उसी में से निकालना है। वो ऐसे नहीं करेंगे कि जो 20,000 वालिदैन के हो गए तो वो निकाल के तो अब 1/8 नहीं निकालना, बल्कि जो टोटल अमाउंट थी 1,20,000 उसी में से बेवा का हिस्सा 1/8 निकल आएगा। 1,20,000 को आप 8 पर तकसीम करें तो ये आ जाएगा 15,000। अब बेवा का हिस्सा कितना आ गया? 15,000। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी की 3 बेवा हैं तो अब ये नहीं होगा कि तीनों का 1/8 1/8 1/8 हिस्सा निकलेगा, जैसे वालिद और वालदा का अलग निकला था। बेवा का ऐसे नहीं निकलेगा, बल्कि जैसे यहाँ हमने बेवा का 1/8 हिस्सा निकाला 1,20,000 में से तो वो 15,000 पे बना। तो अब अगर 3 बेवा हैं तो यही 15,000 तीनों में तकसीम हो जाएगा, तो 5-5 हज़ार तीनों को आ जाएगा। अगर 2 बेवा हैं तो यही 15,000 2 बेवा में तकसीम हो जाएगा, 7,500 दोनों का आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर 4 बेवा हैं तो यही 15,000 उन चारों में भी तकसीम हो जाएगा। अब जब वालिदैन का भी निकल गया, बेवा का भी निकल गया, तो इस सब को हमने टोटल करना है। 20,000 वालिद का, 20 वालदा का, 15 बेवा का। तो ये टोटल अमाउंट बन गई 20 और 20 40,000 और 15 इसमें बेवा वाले शामिल करें तो 55,000। अब 1,20,000 में से ये 55,000 हमने माइनस करना है। तो फिर जो बाकी बेटे और बेटियां हैं उनका हिस्सा निकालना है। अब ये 1,20,000 में से 55,000 माइनस करें तो ये बनेंगे 65,000। अब 65,000 जो रकम रह गई है तो इसमें जितने भी बेटे और जितनी भी बेटियां हैं उनका शेयर निकलेगा। बेटी का एक हिस्सा होता है और बेटे के 2। बेटी का मतलब कि डबल हिस्सा बेटे को मिलता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 बेटियां हैं तो तीनों का एक एक हिस्सा हो गया 1 + 1 + 1, तो ये 3 हिस्से बन गए। और अगर बेटा 1 है तो उसके 2 हिस्से, तो आपने जो बेटियों के 3 हिस्से और बेटे के 2 हिस्से, तो ये 5 टोटल हो गए। अब 65,000 जो बकिया अमाउंट थी तो उसको आपने इन 5 पर तकसीम कर लेना है। बेटे और बेटियों के जितने भी शेयर होंगे, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर 2 बेटियां हैं तो आपने 1 + 1 करना है, और अगर ज़्यादा बेटे हैं तो 2 + 2, हर बेटे के 2 हिस्से करते जाना है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 बेटियां और 1 बेटा जिसका शेयर निकाल रहा हूँ, तो 3 बेटियों के 3 हिस्से और 1 बेटे के 2 हिस्से, तो ये 5 हो गए। 65,000 बकिया अमाउंट थी, तो 65,000 को हम 5 से तकसीम कर लेंगे। 65,000 को जब आपने 5 से तकसीम किया तो एक हिस्सा निकल गया 13,000। अब 3 जो बेटियां थी तीनों का एक एक हिस्सा हो गया तो वो 13,000 है। लेकिन बेटे के चूँकि 2 हिस्से होते हैं तो इस 13,000 को, चूँकि ये 13,000 एक हिस्सा है, तो इसको आप डबल कर लेंगे तो बेटे का हिस्सा 13,000 ज़रबे 2 कर लें तो वो 26,000 बन जाता है। तो बेटे का हिस्सा 26,000, तीनों बेटियों का हिस्सा 13,000। अब आप देखें कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आपने जितने शेयर्स निकाल ले इन सब को जमा कर लें
और अगर 1,20,000 ही बनता है तो आपकी अमाउंट दुरुस्त होगी, आपने जो शेयर निकाले हैं दुरुस्त हैं। लेकिन अगर कोई कमी बेशी है तो इसका मतलब है आपने शेयर गलत निकाले हुए हैं। तो आपने 26,000 बेटे के, 3 बेटियों के 13,000, ये 39,000 हो गए, 65,000, 15,000 बेवा का 80,000 हो गए, और वालिद के 20,000 1,00,000, और फिर वालदा का 20,000 1,20,000। हमने इन सब को जब टोटल किया, जमा किया, तो ये 1,20,000 ही बने। इसका मतलब है कि हमने जो शेयर्स निकाले हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो व्यूअर्स, ये था वो तरीक़ाकार कि जिसके तहत आप किसी भी आदमी की, जब वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो पास रकम होती है तो उसमें से शेयर निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो लीगल हेयर्स हैं उनकी तादाद में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो शेयर निकालने का तरीका वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।